स्टूडेंट्स, आज की जो हमारी क्लास है वो कल का ही जो हमने चैप्टर पढ़ा था उसी में हम आगे कंटिन्यू करेंगे। उसमें हमारा कुछ पार्ट ही कंप्लीट हुआ था, कुछ पार्ट्स रह गया था। जैसा कल का जो हमारा टॉपिक था मानवीय संसाधनों का प्रबंधन, तो मानवीय संसाधन मैंने आप सबको बताए थे कि किसी भी विद्यालय प्रशासन में 4 प्रकार के मुख्य मानव संसाधन होते हैं। ऐसे तो सारे कर्मचारियों को हम मानव संसाधन बोलेंगे, लेकिन 4 लोगों की प्रमुख भूमिका होती है। जो थे प्रधानाध्यापक थे, और शिक्षक था हमारा, छात्र थे और समुदाय थे। जिसमें हम प्रधानाध्यापक को पढ़ चुके थे और प्रधानाध्यापक के जो दायित्व और उत्तरदायित्व थे वो हम लोग पढ़ चुके थे, और उनकी क्या भूमिका होती है किसी भी विद्यालय प्रबंधन में या विद्यालय प्रशासन में वो हम लोग पढ़ चुके थे। तो उसी में हम आगे कंटिन्यू करेंगे। हम आज अध्यापक के लिए पढ़ेंगे कि किसी भी विद्यालय प्रबंधन में मानव संसाधन के रूप में अध्यापक की क्या भूमिका होती है। किसी भी विद्यालय प्रशासन या विद्यालय प्रबंधन में अध्यापक भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, क्योंकि आपको पता है जो शिक्षण प्रक्रिया होती है उसकी 3 ही महत्वपूर्ण पहलू होते हैं। पहला शिक्षक, दूसरा शिक्षार्थी और तीसरा पाठ्यक्रम। तो शिक्षक भी बहुत इम्पॉर्टेंट है किसी भी विद्यालय के लिए या विद्यालय कार्य के लिए या किसी भी विद्यालय प्रबंधन के लिए। तो विद्यालय कार्य व्यवस्था को पूर्ण करने के लिए 3 महत्वपूर्ण आधारों की आवश्यकता होती है: शिक्षक, शिक्षार्थी एवं परिचर्या। जैसे मैंने बताया कि मैंने बताया है कि शिक्षण प्रक्रिया के 3 महत्वपूर्ण पहलू हैं, और जब शिक्षण को हम त्रिध्रुवी प्रक्रिया बोलते हैं वो तीन ध्रुव वही हैं: शिक्षक, शिक्षार्थी और हमारे पाठ्यक्रम। तो परिचर्या एक ही गाड़ी के जो हमारे स्टूडेंट्स हैं और जो हमारा सिलेबस है, मतलब शिक्षार्थी और परिचर्या, वो एक ही गाड़ी के क्या हैं, 2 चक्के हैं। जबकि शिक्षक उन चक्कों की वह धुरी है जिनके बिना गाड़ी का कोई अस्तित्व नहीं होता है। जब हमारा शिक्षक ही नहीं हुआ जो हमें मार्गदर्शन देता है, जो हमारा निदेशक है, जो हमें डायरेक्ट करता है, वो ही नहीं होगा, तो स्टूडेंट्स और परिचर्या का कोई मतलब नहीं बनता है। इसलिए शिक्षक को शिक्षण प्रक्रिया की क्या बोला गया है, धुरी बोला गया है। एल बेसिंग ने कुछ बोला है शिक्षक के बारे में कि वो कहते हैं कि मैं खुद अध्यापक को एक केंद्रीय स्थान देता हूँ। जैसा मैंने ही बताया कि केंद्रीय स्थान क्यों दिया गया है, क्योंकि जो शिक्षक है वो शिक्षार्थी और परिचर्या के बीच धुरी का काम करता है। तो बोला है इसमें बसिंग ने ये कहा है कि वो अध्यापक को केंद्रीय स्थान मानते हैं। बसिंग का ये कथन पूर्णतः सत्य है, क्योंकि शैक्षणिक प्रक्रिया के मुख्य संचालक के रूप में अध्यापक का स्थान निश्चित रूप से केंद्र में है। आप सभी को पता है कि शिक्षा प्रक्रिया में अध्यापक का महत्वपूर्ण स्थान होता है। अगर अध्यापक नहीं होगा तो जो शिक्षार्थी हैं उनको सही से मार्गदर्शन नहीं मिल पाएगा कि उन्हें क्या पढ़ना है, कैसे अपनी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट करनी है। ये सारी बातें एक शिक्षक ही अपने छात्रों को सिखाता है। अध्यापक मात्र अपने मौखिक शब्दों के द्वारा ही नहीं, अपितु अपनी रुचि, अरुचि, आचार, विचार, रहन सहन एवं अन्य मानवीय तत्वों के माध्यम से छात्रों पर प्रभाव डालता है। आपने सुना होगा कई स्टूडेंट्स के लिए उनके टीचर ही उनके आइडियल होते हैं। वो अपने टीचर के ही तरह बनना चाहते हैं कि वो ये जानना चाहते हैं कि मेरे टीचर की क्या इंटरेस्ट है, क्या उनके थॉट्स हैं, उनका किसी के बारे में क्या सोचना है, क्या उनकी पर्सनैलिटी है, क्या उनका रहन सहन है, वो ये जानना चाहते हैं, उन्हीं की तरह बनना चाहते हैं। इसलिए किसी टीचर की पर्सनैलिटी भी छात्रों पे बहुत प्रभाव डालती है। प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप में छात्रों पर प्रभाव डालने वाला अध्यापक के समान कोई अन्य तत्व नहीं है, क्योंकि एक अध्यापक ही ऐसा है जो प्रत्यक्ष रूप से शिक्षार्थी से क्या करता है, मिलता है या वार्तालाप करता है। नेक्स्ट, अध्यापक भी विद्यालय के निर्धारित नियमों के अनुरूप शिक्षण प्रदान करके विद्यालय प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो शिक्षक क्या करता है, शिक्षक भी विद्यालय प्रशासन में कैसे अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, वो ऐसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है कि विद्यालय ने जो भी नियम बनाए गए हैं उसे खुद तो फॉलो करे ही करे, साथ ही साथ वो अपने छात्रों को भी इस चीज़ के लिए क्या करे, सपोर्ट करे कि आप जो विद्यालय में जो भी रूल रेगुलेशन बनाए गए हैं आप उन सबको
फॉलो करें। जब ये बात वो अपने बच्चों को सिखाएगा तो वो क्या कर पाएगा, वो अपने साथ साथ अपने बच्चों के अंदर भी एक डिसिप्लिन मेंटेन कर पाएगा। तो अध्यापक छात्रों के उचित मार्गदर्शक एवं निदेशक के रूप में रहता है। जैसे कि मैंने अभी बताया कि शिक्षक क्या है, एक मार्गदर्शक या निदेशक का कार्य करता है। एक शिक्षक ही है जो अपने छात्रों को मार्ग दिखाता है कि उसे किस ओर जाना है। छात्रों को स्वयं प्रयास द्वारा ज्ञान प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त करता है। क्या करता है कि छात्रों को कैसे ज्ञान प्राप्त करना है। जैसे मैंने भी बताया कि शिक्षक ही है जो छात्रों को बताता है कि उन्हें क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ के उन्होंने क्या करना है, अपना गोल अचीव करना है। वह उन्हें विद्यालय नियमों से अवगत करा के स्वयं विद्यालय प्रबंधन में सहभागिता निभाता है। जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशन हैं वो अपने बच्चों को एक टीचर ही बताता है, क्योंकि डायरेक्टली डेली पूरे विद्यालय प्रशासन में एक टीचर ही ऐसा है जो अपने बच्चों से डेली बेसिस पे मिलता है। कैसे मिलता है, क्योंकि टीचर जब क्लास में जाएगा और अपना पीरियड लेगा या अपना सब्जेक्ट पढ़ाएगा तो वो डेली क्या करेगा, अपने बच्चों से इंटरेक्शन करेगा। तो हम कुछ शिक्षक के कर्तव्य भी हैं, शिक्षक की भी या टीचर की भी कुछ ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं, तो वो हम पढ़ लेते हैं आगे। क्या है, पहला, निश्चित समय पर सुबह शाम प्रार्थना सभा में भाग लेना चाहिए। अगर कोई भी स्कूल 2 शिफ्ट में चल रहा है, मॉर्निंग शिफ्ट और इवनिंग शिफ्ट, तो मॉर्निंग और इवनिंग शिफ्ट की जो असेंबली है उसमें पार्टिसिपेट करना और बच्चों को उस चीज़ के लिए क्या करना, मोटिवेट करना या प्रोत्साहन देना कि वो भी डेली टू डेली असेंबली ज्वाइन करें। फिर सेकेंड है, शिक्षक अनुपस्थित ना रहे। शिक्षक को यह कोशिश करनी चाहिए कि भले ही कोई उसकी इमरजेंसी हो तो बात की बात है, लेकिन उसे यह कोशिश करनी चाहिए कि वो बहुत कम अनुपस्थित रहे विद्यालय में। नेक्स्ट है, शिक्षा का प्रमुख कर्तव्य है कि वे निष्ठा से कार्य करें। वो ये भी एक शिक्षक का प्रमुख कर्तव्य। एक अच्छा शिक्षक वही माना जाता है, एक कुशल शिक्षक या एक श्रेष्ठ शिक्षक वही माना जाता है जो पूरे अपने कर्तव्य या निष्ठा के साथ अपना कार्य करता है। नेक्स्ट, शिक्षक अपने वर्ग की सभी पाठ्य पुस्तकों को पढ़ ले। शिक्षक को जो सब्जेक्ट पढ़ाना है उससे अपने सब्जेक्ट में पूरी नॉलेज होनी चाहिए, इसलिए जो भी टेक्स्ट बुक उस सब्जेक्ट से रिलेटेड है उसे वो अच्छे से ब्रीफली या थॉरली पढ़ लेनी चाहिए। शिक्षक वर्ग 1 से 8 तक के शैक्षिक उपलब्धि स्तर को वर्गवार बेहतर रूप से जाने। यहाँ पे 1st to 8th की बात इसीलिए हो रही है क्योंकि जो भी BEd और BTC का सिलेबस मेन कोर्स है वो प्राइमरी और जूनियर के लिए ही है, इसलिए इसमें लिखा है कि शिक्षक वर्ग जो है वो कक्षा 1 से कक्षा 8 तक के शैक्षिक उपलब्धि स्तर को वर्गवार बेहतर रूप से जानने ले। कक्षा 1 से लेके 8 तक जो भी सारी चीज़ें हैं, कितने सब्जेक्ट हैं, क्या सिलेबस है, ये सब एक शिक्षक को पता होना चाहिए। शिक्षक कक्षाओं में पढ़ाते समय शिक्षक अधिगम सामग्री का उपयोग करें। सभी को पता है शिक्षण अध्यापक या शिक्षण सहायक सामग्री क्या होती है। शिक्षण सहायक सामग्री वो होती है जो शिक्षण को प्रभावशाली बनाती है। तो एक अच्छा शिक्षक वही माना जाता है जो अपनी शिक्षण कार्य में TLM का उपयोग करे और अपने शिक्षण को क्या करे, प्रभावशाली बनाए। प्रत्येक बच्चे की शैक्षिक उपलब्धि स्तर की जानकारी रखें। हर एक शिक्षक को अपने क्लास के बच्चों की पूरी जानकारी होनी चाहिए कि उसका बैकग्राउंड क्या है, उसका नाम क्या है, या उसकी प्रोग्रेस कैसी है, उसने प्रीवियस क्लास में कैसा उपलब्धि प्राप्त की और प्रेजेंट क्लास में जब है वो तो उसमें कैसी उपलब्धि उसने प्राप्त किया। क्लास में जो यूनिट टेस्ट होते हैं या जो एग्ज़ाम होते हैं हाफ ईयरली और क्वार्टरली, उन रिजल्ट्स की भी जानकारी एक शिक्षक को होनी चाहिए। शिक्षक अभिभावकों की वर्गवार साप्ताहिक बैठक कर उन्हें बच्चों की प्रगति से अवगत कराए। एक शिक्षक का यह भी कर्तव्य है कि वह उन बच्चों के पेरेंट्स से एक वीकली मीटिंग डिसाइड करे जिसमें वो अपने बच्चों के बारे में डिस्कस करे कि बच्चों ने क्या क्या प्रोग्रेस करी है या कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, उस चीज़ के बारे में डिस्कस करें। उसके बारे में पेरेंट्स को भी बताएं और कुछ चीज़ें हैं जो उन्हें भी उन पेरेंट्स से अपने बच्चों के बारे में जाननी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, बच्चों के उपलब्धि स्तर में हो रही प्रगति संबंधी रिपोर्ट या रिपोर्ट कार्ड में दर्ज करें एवं उसे अभिभावकों के बीच प्रदर्शित करें। मतलब जो बच्चों की उपलब्धि, आप सभी को पता है कि बच्चों के उपलब्धि स्तर
को दर्शाने के लिए रिपोर्ट कार्ड बनते हैं स्कूल्स में, तो उसको बनाने की जिम्मेदारी और उसको अभिभावकों को दिखाने की भी जिम्मेदारी किसकी है, एक शिक्षक की होती है। नेक्स्ट है हमारा शिक्षक रुचि लेकर बच्चों को सिखाते पढ़ाते हुए प्रतिदिन अगले दिन की योजना बनाए। एक अच्छा शिक्षक तभी माना जाता है कि वो क्या करे, अपने अगले दिन की एक्टिविटी को प्री प्लान ही कर ले, मतलब पहले से ही डिसाइड कर ले कि कल उसे क्या पढ़ाना है या क्या एक्टिविटी क्लास में जाके करानी है। नेक्स्ट है समय समय पर छात्रों के शैक्षिक व अन्य गतिविधियों का मूल्यांकन बिल्कुल निष्पक्ष एवं न्यायोचित रूप से करे। मतलब जो भी एक्टिविटी होती है, मतलब जैसे आप सबको पता है ऐसे को करिकुलर एक्टिविटी होती है, इसके अलावा भी क्लास में कभी कभी कई टीचर छोटी छोटी एक्टिविटी करा लेते हैं, बच्चों से क्वेश्चन पूछ लेते हैं या अचानक से कोई टॉपिक दिया उनसे कहा कि आप बोलो आके, तो उन सारी गतिविधियों को भी तैयार करना चाहिए एक टीचर को और उसका भी मूल्यांकन करते रहना चाहिए और उसको निष्पक्ष होकर उसका रिज़ल्ट देना चाहिए। नेक्स्ट है बच्चों की कक्षा में नियमित उपस्थिति सुनिश्चित करना। एक शिक्षक का ये भी कर्तव्य है कि वो इस चीज़ को सुनिश्चित करे कि उसकी क्लास में डेली बच्चे प्रेजेंट रहें। नेक्स्ट, प्रत्येक यूनिट को पूरा करने के बाद छात्रों को असाइनमेंट दे। जब शिक्षक की किसी भी सब्जेक्ट की कोई यूनिट कंप्लीट हो जाए तो एक शिक्षक का ये भी कर्तव्य है कि उसको असाइनमेंट दे या छोटा सा एक टेस्ट कंडक्ट करवा ले, ओरली ही क्लास में बच्चों से कोई क्वेश्चन पूछ ले। नेक्स्ट, निर्धारित समय में पाठ्यक्रम को पूरे करने का प्रयास करे। एक शिक्षक का ये भी कर्तव्य होता है कि वो ये ट्राई करे कि जो भी, जैसे होता है ना कि 6 मंथ का कोर्स है, सिलेबस है या फिर 1 ईयर का कोर्स है, तो उसे पहले से डिसाइड कर लेना चाहिए कि उसे यूनिट फर्स्ट कितने समय में ख़त्म करनी है, यूनिट सेकंड कितने समय में ख़त्म करनी है और कितने समय में यूनिट थर्ड ख़त्म करनी है। तो ये भी एक शिक्षक को डिसाइड कर लेना चाहिए, उस टाइम पीरियड में ही उस कोर्स को पूरा करने को ट्राई करना चाहिए। नेक्स्ट, विद्यालय के नियमों विनियमों और निर्देशों का पालन करें। शिक्षा का यह भी कर्तव्य है कि किसी भी स्कूल के जो भी नियम हैं या जो भी निर्देश है, जो भी इंस्ट्रक्शन है, उनका वो पालन करे और इसी के अकॉर्डिंग या उसी की लिमिटेशन या उसी के दायरे में ही वो कार्य करे या अपने कर्तव्य को पूरा करे। तो नेक्स्ट हमारा मानव संसाधन में है छात्र, जो हमारा तीसरा आधार स्तंभ है किसका, मानवीय संसाधन का। जैसे इसमें लिखा हुआ भी है, विद्यालय के मानवीय संसाधनों का तीसरा आधार स्तंभ उस विद्यालय के बालक एवं छात्र होते हैं। किसी भी मानव संसाधन की बात कर लें, किसी भी विद्यालय प्रशासन की बात कर लें, उसमें छात्र भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, क्योंकि अगर किसी विद्यालय में छात्र ही नहीं होंगे तो वो विद्यालय कंप्लीट नहीं माना जाएगा। क्योंकि किसी भी विद्यालय की खूबसूरती ही कह लीजिए या उसके आकर्षण का साधन ही कह लीजिए, वो वहाँ के बच्चे ही होते हैं या वहाँ के छात्र ही होते हैं। तो बालकों के सर्वांगीण विकास हेतु उस विद्यालय में अनेक प्रकार की व्यवस्था की जाती है, क्योंकि छात्र ही किसी स्कूल या किसी विद्यालय की संपत्ति होते हैं। तो उसके लिए हर संभव फैसिलिटी या सुविधाएं देनी चाहिए, हर प्रकार की व्यवस्था करनी चाहिए। वो व्यवस्था चाहे कोई भी क्यों ना हो, चाहे बच्चे की वो शिक्षा से संबंधित हो या बच्चों की वो हेल्थ से संबंधित हो, क्योंकि किसी भी विद्यालय में बच्चों का ओवरऑल डेवलपमेंट किया जाता है। तो ओवरऑल डेवलपमेंट किया जाएगा तो सारी चीज़ों की व्यवस्था होना किसी भी विद्यालय में बहुत ज़रूरी है। अगर कोई विद्यालय प्रशासन या कोई भी विद्यालय प्रबंधन अपना उद्देश्य पूरा करना चाहता है तो उसे अपने छात्रों के लिए हर प्रकार की सुविधाएं या व्यवस्थाएं अपने स्कूल में करनी चाहिए। विद्यालय में जो भी प्रबंधन होते हैं वह छात्र को ही केंद्र मानकर किए जाने चाहिए। विद्यालय में जो भी मैनेजमेंट किया जाएगा, जो भी प्रबंधन किया जाएगा, वो छात्रों को ही केंद्र मान के किया जाएगा, क्योंकि आज की एजुकेशन जो है वो चाइल्ड सेंटर्ड है या बालक केंद्रित है। आप सभी को पता है, क्योंकि आज के समय में जो भी किसी विद्यालय में जो भी काम किए जाते हैं या जो भी क्रियाएं की जाती हैं वो सब छात्रों को ही केंद्र मानकर की जाती हैं। तो इसलिए अगर हम विद्यालय में कोई भी काम कर रहे हैं, कोई भी एक्टिविटी करा रहे हैं, तो हम अपने छात्रों को ध्यान में रख कर ही करना होगा। उनकी रुचियां क्या हैं, उनकी क्षमताएं क्या हैं या उनकी अपेक्षाएं क्या हैं, उन्हीं को हम ध्यान में रख कर काम करेंगे। और हर एक विद्यालय में डिफरेंट टाइप के बच्चे होते हैं, क्योंकि आपने व्यक्तिगत विभिन्नता पढ़ा ही होगा। हर एक स्टूडेंट या हर एक बालक या हर एक इंसान एक दूसरे से अलग होता है, समान नहीं होता है। तो किस किस टाइप के बच्चे आपके विद्यालय में हैं, उन सब की रुचियों, क्षमताओं और अपेक्षाओं का ध्यान आपको रखना होगा अगर आप अच्छे विद्यालय प्रबंधन चाहते हैं। छात्र शिक्षा प्रक्रिया के आधार होते हैं। आप सभी को पता है कि शिक्षा प्रक्रिया के 3 महत्वपूर्ण आधार हैं, छात्र और शिक्षक और पाठ्यक्रम। तो छात्र भी मेन है, अतः उनकी क्षमता एवं रुचि के अनुसार यदि शिक्षा प्रदान की जाए तो वे प्रभावी शिक्षा प्रक्रिया में सहायक हो सकते हैं। आप सभी को पता है इस टाइम पे मैक्सिमम स्कूल हो, चाहे वो कॉलेज हो, वहाँ हर जगह
किसको बेस मान के, किसको सेंटर मान के शिक्षा दी जाती है? छात्रों को ही या स्टूडेंट को ही सेंटर मान के शिक्षा दी जाती है। प्रधानाध्यापक के उचित प्रबंधन हेतु आवश्यक है कि वह छात्रों से अच्छे एवं मधुर संबंध रखे। एक अच्छा मैनेजमेंट तभी माना जाता है जब वहाँ के प्रिंसिपल क्या करता है? छात्रों से अच्छे संबंध रखता है। नेक्स्ट, उसे छात्रों के मनोवैज्ञानिक अपेक्षाओं का ज्ञान होता है। उन्हें छात्रों की शैक्षिक प्रगति का ज्ञान होने के साथ साथ उनके व्यक्तिगत संबंध रखने चाहिए। तो एक प्रधानाध्यापक को अपने विद्यालय प्रबंधन अच्छा करने के लिए या उनके विद्यालय प्रबंधन का जो भी मोटिव है, जो भी लक्ष्य है, उसको अगर उन्हें पूरा करना है तो उन्हें अपने छात्रों की अपेक्षाओं का ध्यान रखना चाहिए। जो भी उनकी अपेक्षाएँ हैं वो उनको पूरी करनी चाहिए। तो उनको पूरे करने के साथ साथ उन्हें अपने जो भी छात्र उनके स्कूल में पढ़ते हैं उनकी क्या प्रोग्रेस है, उनका क्या बैकग्राउंड है या उनके क्या पर्सनल इंटरेस्ट है, क्या उनकी एबिलिटी है, इन सब का भी ध्यान रखना चाहिए। प्रधानाचार्य का व्यवहार छात्रों के प्रति हितैषी एवं उन्नतिपूर्ण कामना वाला होना चाहिए। तो छात्र भी किसी भी विद्यालय प्रशासन के मानवीय संसाधन का बहुत ही महत्वपूर्ण आधार स्तंभ है। तो ये हो गया छात्र। और नेक्स्ट है हमारा समुदाय या कम्युनिटी। समुदाय से नाम से ही समझ में आ रहा है जिसमें एक या एक से अधिक लोग हो। तो ऐसा समूह जो जिसमें एक या एक से अधिक व्यक्ति शामिल होते हैं, उसमें ऐसे व्यक्ति शामिल होते हैं जिनकी जो भावना होती है वो सेम होती है, उनमें एकता का भाव होता है और उन्हें सेवा करने का भाव होता है। जैसा आप सभी को पता है कि समुदाय को इंग्लिश में कम्युनिटी कहते हैं। कम्युनिटी 2 शब्दों से मिलकर बना है, पहला कॉम, दूसरा म्यूनिस। तो कॉम का अर्थ है एक साथ, म्यूनिस का अर्थ है सेवा करना, अर्थात एक साथ मिलकर जिनके अंदर सेवा करने की भावना होती है वो क्या होता है? समुदाय होता है। इस समुदाय की भी विद्यालय प्रबंधन में बहुत भूमिका होती है, क्योंकि ये सब भी विद्यालय प्रशासन के लिए या विद्यालय प्रबंधन के लिए बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। तो जैसा आप परिभाषा से भी समझ सकते हैं, के डेविस ने बोला है, समुदाय सबसे छोटा ऐसा क्षेत्रीय समूह है जिसके अंतर्गत सामाजिक जीवन के समस्त पहलू आ जाते हैं। तो समुदाय जो है वो क्या है? किसी क्षेत्र का एक छोटा समूह है जिसके अंदर सामाजिक जीवन के समस्त पहलू, मतलब सामाजिक जीवन के लिए जो भी सारी चीज़ें आती हैं वो सब समुदाय में इंक्लूडेड होती हैं। जैसे आर्थिक समानता हो गई, जैसे सांस्कृतिक समानता हो गई या राजनीतिक समानता, ये सारी समानताएं किसी समाज में क्या करती हैं? मौजूद होती हैं। तो ये सारी समानताएं समुदाय में पाई जाती हैं। नेक्स्ट, ऑकबर्न एवं निमकॉफ के अनुसार किसी सीमित क्षेत्र के अंतर्गत सामाजिक जीवन के संपूर्ण संगठन को समुदाय कहा जा सकता है। ठीक है, सीमित इसलिए लगाया गया है क्योंकि बहुत कम ही लोग समाज के ऐसे होंगे जिसमें क्योंकि समाज के कुछ ही पर्सन मिलके क्या बनाएंगे? समुदाय बनाएंगे। तो वो समुदाय क्या होगा? किसी सीमित क्षेत्र का ही बना होगा। तो इसमें लिखा होगा किसी सीमित क्षेत्र के अंतर्गत सामाजिक जीवन के संपूर्ण संगठन को क्या कहा जाता है? समुदाय समझा जा सकता है। सामाजिक जीवन क्यों? क्योंकि जो कम्युनिटी है वो समाज में ही रहकर काम करती है। जो हमारा और जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, जैसे विद्यालय प्रबंधन या मानवीय प्रबंधन के बारे में पढ़ रहे हैं, तो ये सब भी एक समाज का हिस्सा है। चाहे वो छात्र हो, चाहे वो अध्यापक हो, और चाहे वो अभिभावक ही क्यों ना हो, चाहे प्रधानाध्यापक ही क्यों ना हो, ये सब के सब क्या है? समाज का एक हिस्सा है। तो आगे देख लेते हैं कि जो समुदाय है वो विद्यालय के लिए क्या, या विद्यालय प्रशासन के लिए या मानव संसाधन के रूप में क्या भूमिका अदा करता है। सबसे पहला, विद्यालय भवन निर्माण के लिए भूमि की व्यवस्था करना। जो समुदाय है वो विद्यालय के लिए क्या करते हैं? भूमि की व्यवस्था करते हैं। नेक्स्ट, विद्यालय भवन निर्माण में सहायता करना। विद्यालय भवन निर्माण में जो भी सहायता हो सकती है वो सहायता करते हैं, चाहे वो फंड से रिलेटेड हो या और कोई सहायता हो, वो समुदाय हेल्प करता है विद्यालय की। पुराने विद्यालय भवन के मरम्मत में सहयोग करना, उसको रिपेयर कराने का भी काम समुदाय करता है। नेक्स्ट, शैक्षिक उपकरणों की खरीदारी में सहयोग करना। अगर स्कूल के लिए कोई इक्विपमेंट खरीदना है, कोई टीचिंग एड खरीदना है, तो इसके लिए भी समुदाय सहयोग करता है। नेक्स्ट, पास सहगामी क्रियाओं को बढ़ावा देने में सहयोग करना। अगर जितनी भी को करिकुलर एक्टिविटी किसी भी स्कूल में होती है तो उनमें भी सहयोग देने का काम समुदाय करता है, क्योंकि समुदाय प्रेरित भी करता है छात्रों को कि वो क्या करें? इन क्रियाओं में शामिल हो या पार्टिसिपेट करें। विद्यालय में खेल के मैदान के लिए भूमि उपलब्ध कराना। क्या करना? अगर विद्यालय में खेलने के लिए भूमि की ज़रूरत है तो उसको उपलब्ध कराने का भी कर्तव्य किसका है? विद्यालय का है। निर्धन छात्रों के लिए पुस्तकों, गणवेश आदि का प्रबंधन करना। जो भी गरीब छात्र हैं, जो फीस पेड नहीं कर सकते हैं या जिनके यहाँ पैसे
मतलब जिनकी आर्थिक दशा अच्छी नहीं है तो उनके लिए पुस्तकों की व्यवस्था करना या ड्रेस की व्यवस्था करना। नेक्स्ट, विद्यालय में छात्रावास निर्माण में सहयोग देना। अगर किसी विद्यालय में छात्रावास की आवश्यकता है तो उसके निर्माण में समुदाय सहयोग देता है। नेक्स्ट, छात्रों की स्वास्थ्य जांच के लिए सहयोग करना। किसी विद्यालय में अगर छात्रों की स्वास्थ्य जांच हो रही है तो उसमें भी समुदाय सहयोग देता है। ये समुदाय कोई ऐसा अलग से नहीं, समुदाय जैसे समुदाय कौन व्यक्ति स्कूल के लिए समुदाय कौन बना सकता है, ऐसे अभिभावक हो गए या कुछ टीचर हो गए या स्कूल के ही कुछ कर्मचारी हो गए जो मिलकर क्या करते हैं, कम्युनिटी का निर्माण करते हैं। तो उसी समुदाय की यहाँ बात हो रही है कि वही समुदाय क्या भूमिका निभाएगा विद्यालय में। नेक्स्ट है छात्रों के व्यावसायिक निर्देशन के लिए समुदाय के अनुभवी व्यक्तियों द्वारा मार्गदर्शन। ठीक है, अगर जैसे कि सभी को पता है सभी छात्रों को अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं गाइडेंस या काउंसलिंग की ज़रूरत पड़ती है, फिर चाहे वो अपने करियर से रिलेटेड हो या फिर सब्जेक्ट चूज़ करने में हो या फिर कोई पर्सनल प्रॉब्लम हो, तो उसके लिए भी समुदाय हेल्प करता है या उसके लिए भी रास्ता दिखाता है। तो ये थे हमारा टॉपिक था जो ये मानवीय संसाधनों का प्रबंधन, जिसमें हमने किसके बारे में पढ़ा, किसके बारे में पढ़ा, प्रधानाध्यापक के बारे में पढ़ा, शिक्षक के बारे में पढ़ा, छात्र के बारे में पढ़ा और समुदाय के बारे में पढ़ा। आई होप आप सबको समझ में आया होगा। ये जो सारी चीज़ें हमने पढ़ी वो क्लियर जो भी आपको PDF दिख रही है या जो भी स्क्रीन हमने शेयर की है उसमें साफ साफ लिखा हुआ है। जब आप पढ़ेंगे आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। थैंक यू क्लास।